अभी का अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आते हैं, जब उनका नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में छाता है, तब राजभरों की बात होने लगती है। इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। बहन मायावती जी ने बाबूजी से बनारस में बुलाया बाबूजी को और बुला करके बातचीत किया और बाबूजी के कार्यों की समीक्षा उन्होंने किया। जब समीक्षा किया तो उन्होंने पाया कि पूर्वांचल के 22 जनपदों में सबसे अच्छा कोई नेता अगर काम किया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर। क्या ऐसी बात हुई कि ओपी राजभर जी ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया? माननीय हमारे नेताजी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जैसे लोग कहते हैं कि ये अवसरवादी नेता है, हम अवसरवादी नहीं, हम आशावादी हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव देखते हैं, रिजल्ट सामने आता है और जब रिजल्ट सामने आता है तो आंकड़े सारे पलट जाते हैं। कार्यकर्ताओं में मायूसता है। आपकी तरफ से और आपके पार्टी प्रमुख की तरफ से बयान आता है कि पीला पटका डालो, थाने में जाओ, आपकी सुनवाई होगी। तो एक सुभाषपा कार्यकर्ता की बात है जिसने आरोप लगाया, पीटा गया और बुरी तरह से पीटा गया, बंद करके। ना सोचे समझे उसने उसकी पिटाई की। गुस्सा आ गया मुझे और मैंने कहा, क्या महिलाएं भी राजनीति में हैं या घर के ही काम करती हैं? क्या है कि वो एक बार हमने बाबूजी से कहा था, क्योंकि मैं 8 साल की अवस्था से ही करीब 2.5-3 किलोमीटर हमारा स्कूल था, मैं स्कूल लेके जाता था। एक दिन मुझे याद है, मैं घर से निकला तो मैं देखा कि मेरा भाई कुछ बोल नहीं रहा है। जब वो बेहोश हो गया तो मैं यह समझ गया कि वो मर गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में खास मेहमान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर मौजूद हैं। आज उनसे तमाम मुद्दों पर बात होगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से बयानबाजियों का दौर चल रहा है, डॉक्टर अरविंद राजभर के लाइफ को लेकर, चाहे उन्होंने पढ़ाई से अपनी शुरुआत की और फिर राजनीति की ओर बढ़े। उनके पिताजी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी, और अपने बयानों को लेकर भी बेहद चर्चा में रहते हैं। यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर अरविंद राजभर के पिताजी ओपी राजभर के बगैर उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी नहीं होती है। और अब उत्तर प्रदेश के बाहर भी सुभाषपा अपने पैर पसारने की तैयारी में है, यानी कि इस साल बिहार में चुनाव है, इसको लेकर भी तैयारियों पर बात होगी। सारे पहलू, यानी कि पर्सनल लाइफ से लेकर पॉलिटिकल लाइफ तक जो जो पहलू होंगे, मजेदार किस्से भी होंगे और कुछ सवाल कड़वे भी हो सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी। अरविंद राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, यानी बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई की शुरुआत का थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से पढ़ाई की शुरुआत हुई, यानी कि आज आप पॉलिटिक्स में हैं, नाम है, उत्तर प्रदेश के चर्चित चेहरे हैं, युवा नेता हैं, लेकिन जब शुरुआत हुई पढ़ाई की तो हमेशा कोई दूसरा करियर भी आदमी ऑप्शन सोच के चलता है। जैसे मैंने भी सोचा, आपने भी सोचा था, तो थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो आपने एक प्रश्न किया है कि पढ़ाई की शुरुआत, तो मैं किसी बड़े स्कूल से नहीं पढ़ा हूं। हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक प्राइमरी पाठशाला सहमलपुर गांव का नाम था, वहीं पर हम जा कर के पढ़ाई किए। मन में बहुत इच्छा थी, क्योंकि हमारी पढ़ाई की शुरुआत क कबूतर उड़कर आया, ख खरबूजा लेकर खाया, ग गमला में फूल सजाया, घ घड़ी में समय बताया और अंगे माने कुछ नहीं समझ में आया। हमारे पढ़ाई की शुरुआत यहाँ से हुई। लेकिन मन में एक इच्छा थी, क्योंकि हमारे बाबूजी की इच्छा थी कि हमारा बेटा अंग्रेजी पढ़े। वो चाहते थे कि अंगे माने कुछ नहीं जब हो जाता है तो हमारा बेटा ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, जब आता है जेड तो कहता है जेड फॉर जेब्रा, मतलब एक प्रकार का घोड़ा अपने लक्ष्य की तरफ घोड़े की रफ्तार से दौड़ो। मेरे पिताजी यह पढ़ाई चाहते थे, हमारे भी मन में आया। लेकिन जब गांव में मैं वहाँ गया पढ़ने के लिए तो चला, पढ़ाई लिखाई चालू हुआ। हम लोग गधैया गोल से चालू किए, 1 2 3 4 तक पढ़े। 5 आते आते हमारे पिताजी को एक अच्छे साथी मिल गए, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी,
आजमगढ़ के रहने वाले, बहुचर्चित एक संस्था थी चिल्ड्रन कॉलेज। तो वहाँ पर हमारा एडमिशन हो गया और मैं कक्षा 5 से फिर वहीं पढ़ना चालू किया। और जब मैं वहाँ गया तब जा कर के हमने अंग्रेजी मीडियम से पढ़ना चालू किया, और जो मेरे पिताजी की इच्छा थी मैंने उसको किया। उसके बाद तमाम हमने कंपटीशन में बैठने का काम किया, क्योंकि मेरे मन में हमेशा से कभी मेरे मन में नौकरी का सवाल नहीं आया। मैंने पढ़ाई की शुरुआत की तो ज्ञान के लिए, मैं कभी नौकरी की तरफ नहीं भागा। और कंपटीशन में भी बैठा तो मैं अपना आईक्यू लेवल चेक करना चाहता था कि मैं जो पढ़ता हूँ मुझे उससे कितना ज्ञान अर्जित हुआ है। तो मैं जब जब किसी कंपटीशन में बैठा, किसी भी एग्ज़ाम में बैठा, तो मैं बस अपने आप को चेक करने के लिए हम हमेशा कंपटीशन में बैठते रहे। और पिताजी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, हमारी दादी माता के आशीर्वाद से और माताजी के आशीर्वाद से, दादाजी के आशीर्वाद से मैंने पढ़ाई भी पूरी किया। और यह पढ़ाई, जो अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि आपके नाम के आगे डॉक्टर है, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। तो जब मैं BHU यूनिवर्सिटी में था तो उसी के बाद मैं जेल भी चला गया, तो फिर वहाँ से छोड़ दिया। लेकिन जब तक मैं यूनिवर्सिटी में था तो राहुल गांधी जी एक बार यूनिवर्सिटी में आए हुए थे, वो भाषण दे रहे थे। तो उनके भाषण को मैंने सुना, तो हमने जब नीचे अपने दोस्तों के साथ में बैठा था तो लोग चर्चा करने लगे कि जितने नेता होते हैं सब अनपढ़ होते हैं, अंगूठा टेक होते हैं, ये जाहिल लोग होते हैं, ठीक से साइन नहीं कर पाते, अंगूठा लगा करके काम कराते हैं, और यही लोग व्यवस्था बनाते हैं। यह दोस्तों की बात मेरे मन को खटक गई। हमने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, मान्यवर कांसीराम साहब, जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया जी, ये सब लोग समाज के नायक थे, ये परिवर्तन की आगाज़ किए थे। तो इसका मतलब कि अगर यह सोच हमारे युवाओं की है तो इसका मतलब राजनीतिक परिदृश्य बदलने की आवश्यकता है। वहीं से मेरे मन में आया कि अगर मेरी इच्छा है समाज सुधार करने का, मेरी इच्छा है राजनीति में जाने का, तो मैं इतना पढ़ाई कर लूँ कि जब किसी मंच पे खड़ा होकर बोलूँ तो सामने बैठे हुए लोग यह समझ सकें कि ये लड़का पढ़ा लिखा है, अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं है। तो मेरी पढ़ाई की शुरुआत क ख ग घ अंग से हुआ था, और जब द एंड हुआ तो फिर PhD करके मैं आज आपके सामने बैठा। प्रेरणा राहुल गांधी से मिली राजनीति में आने की, उनका भाषण सुन के, या फिर? नहीं, प्रेरणा हमको मिली मान्यवर कांसीराम साहब से, और बाबूजी, सबसे ज़्यादा बाबूजी से मैं इम्प्रेस हुआ। क्योंकि हमारे जितने दोस्त थे सारे मित्र आज हमारी नौकरी में हैं। सारे दोस्त मित्र हमसे कहते थे कि तुम पढ़ लिख के क्या बनोगे। तो मैं हमेशा कहता था, जब मैं आजमगढ़ पढ़ने गया तब भी हमारे दोस्तों ने हमसे पूछा। हमारे दोस्त डॉक्टर चंद्रेश प्रताप यादव, हेमंत सिंह, मुकेश यादव, भूपेंद्र कुमार, ऐसे तमाम, प्रतीक सिंह और कमलकांत मिश्रा, ऐसे तमाम लड़के थे जिन लोगों ने हमसे बार बार पूछा कि आखिर आप पढ़ के करना क्या चाहते हो। तो हम क्या, मुझे नेता बनना है, परफेक्ट पॉलिटिशियन बनना है, और नेता बनकर के एक नए युग की शुरुआत करनी है। जिन युवाओं का राजनीति पर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना है। अगर यह देश परिवर्तनशील है, इस देश की आज़ादी में जब युवाओं ने कदम रखा 1905 में, जब 1905 में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई, तब जाकर के इस देश में आज़ादी की एक लहर चली। और अंततोगत्वा एक ऐसा समय आया कि ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण हुआ और भारत देश स्वतंत्र हुआ। तो मैंने कहा कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूं पढ़ लिख करके। फिर भी हमारे युवाओं ने हमसे पूछा, हमारे दोस्तों ने पूछा कि राजनीति तो एक कुर्ता एक पैंट पहन लेना है, सदरी डाल लेना है, नेता हो गए, इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। हम कहे कि जब आने वाले समय में जब कोई भी युवा नेता बनने की चेष्टा रखेगा तो उसके मन में कभी भी यह भ्रम नहीं आना चाहिए कि नेता तो एक कुर्ता पैंट पहन लेने से बन जाता है, बल्कि आने वाले समयों में जब महापरिवर्तन का आगाज हो तो कोई भी राजनीति में आवे तो उसके अंदर यह चेष्टा होनी चाहिए कि राजनीति में हमको पढ़ लिख करके जाना है। शायद इसी की देन है कि आज BHU यूनिवर्सिटी से भी पढ़ करके स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री बने थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय से तमाम बच्चे पढ़ लिख करके आज राजनीति में हैं, जिनको नौकरी का अवसर मिलता है लेकिन नौकरी छोड़ करके वो राजनीति में आते हैं। अभी आपने दिल्ली के केजरीवाल जी को देखा, एज ए कमिश्नर उन्होंने इस्तीफा दे करके राजनीति में आया, 2 बार मुख्यमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं जो हमारी एक सोच थी, आज वह सोच शुरुआत में बदल गई और आज प्रदेश और देश की राजनीति में पढ़े लिखे युवा कदम रख रहे हैं। और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ कि मेरे मन की जो सोच थी, जो मैं शुरुआत करना चाहता था, आज देश और प्रदेश के युवा उसके प्रति अग्रसर हैं और अग्रज भी बनने का काम कर रहे हैं। आपके पिता राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। OP राजभर वो शख्सियत हैं जो सरकार बनाने गिराने की पावर रखते हैं,
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजभर वोटर्स की अगर बात कर ले तो एक बड़ा नाम जो उभर के सामने आया, क्योंकि अभी का अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आते हैं, जब उनका नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में छाता है, तब राजभरों की बात होने लगती है। इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आपको अपने पिताजी से, बाबूजी से प्रेरणा मिली, आप राजनीति में आए, आपके छोटे वाले भाई भी अरुण राजभर भी राजनीति में हैं और सक्रिय राजनीति में हैं। आपके परिवार में माता जी हैं आपकी और दादी भी हैं, और आपकी धर्मपत्नी, छोटे वाले भाई की धर्मपत्नी, तो क्या महिलाएं भी राजनीति में हैं या घर के ही काम करती हैं? क्या है कि वो एक बार हमने बाबूजी से कहा था, क्योंकि मैं 8 साल की अवस्था से ही राजनीति में इंटरेस्ट रखता हूँ। पढ़ाई पीरियड के साथ साथ मुझे जब जब छुट्टी मिलती मैंने थी, आपकी बहुत पुरानी फोटोज देखी। गांव में एक जगह छोटा सा मंच लगा हुआ है और आप बैठे हुए हैं, शायद जीन्स और शर्ट पहने हुए, बहुत मतलब पुरानी है वो, शायद 2011-12 के आसपास की है या नहीं, वो 2006 की फोटो है। मैं बता रहा हूँ आपको कि जब बाबूजी ने पार्टी की शुरुआत किया तो उसके पहले की एक छोटी सी स्टोरी है। बाबूजी हमारे बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय नेता थे। मान्यवर कांसीराम जी के चेला थे बाबूजी हमारे, और कांसीराम जी से प्रेरणा लेते थे। हम जब अपने प्राइमरी विद्यालय भी जाते थे तो क्योंकि हम लोगों की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी के झंडे को हम 25 पैसे में बेचते थे अपने स्कूल में। हमारी फीस 10 रुपया थी, महीने की फ़ीस 10 रुपया लगती थी, हम 10 रुपया भी नहीं दे पाते थे। और हमारे बाबूजी उस समय सेक्टर अध्यक्ष थे, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो ब्लॉक अध्यक्ष बने, बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष बने। तो बाबूजी के कार्य से मान्यवर कांसीराम साहब बहुत प्रभावित रहते थे। कांसीराम साहब, क्योंकि उससे बहन मायावती जी प्रदेश अध्यक्ष थी, कांसीराम साहब ने प्रदेश अध्यक्ष बहन मायावती जी से कहा कि बनारस में एक लड़का है ओम प्रकाश राजभर, वो बहुत सक्रिय है, बहुत अच्छा कार्य करता है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहन मायावती जी ने बाबूजी से बनारस में बुलाया बाबूजी को, और बुला करके बातचीत किया और बाबूजी के कार्यों की समीक्षा उन्होंने किया। जब समीक्षा किया तो उन्होंने पाया कि पूर्वांचल के 22 जनपदों में सबसे अच्छा कोई नेता अगर काम किया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर। बहन मायावती जी ने फिर मान्यवर कांसीराम जी से कहा कि उस लड़के को जिले की कमान देने की आवश्यकता है, जिला हमारा मजबूत हो जाएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी बनारस जनपद में बहुजन समाज पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वह सब मेरे पिताजी बाबूजी के बनाए हुए नेता हैं। और बाबूजी को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और बाबूजी ने पूरे तन मन से काम किया। और उसमें हमारा सहयोग क्या होता था, हमारे 2 कॉन्सेप्ट होते थे। एक तो क्योंकि हमारा परिवार बहुत वीक परिवार था, कमज़ोर परिवार था, बाबूजी पढ़ाई लिखाई के साथ राजनीति भी कर, देखिए क्या होता है, बांस के जरिए बांसे होता है, शेर अगर कोई है तो शेर होगा, वो गीदड़ नहीं हो सकता। तो जैसे मैं बचपन से ही राजनीति में इंटरेस्ट रखा, वैसे बाबूजी भी बचपन से ही राजनीति में इंटरेस्ट रखे, और हमारे दादाजी भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते थे। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे बाबूजी दादाजी नेता थे बंगाल के, और वो बंगाल के जिस कोलफील्ड में काम करते वहाँ के सरदार हुआ करते थे, और वो वहाँ भी अपना जो वहाँ मजदूर होते थे, जब उनके अधिकारों का हनन होता था तो कोई नहीं खड़ा होता था। मेरे दादाजी, उनका नाम पक्का सरदार उर्फ सन्नू सरदार था, सरदार है, ये खड़े हो जाते थे, उनके हक की लड़ाई लड़ते थे और उनको न्याय दिलाते थे। तो ये जेनेटिक प्रभाव है, ये चलता चला आ रहा है। तो बचपन से भी हमने एक बार बाबूजी से कहा, जैसे बाबूजी जब बीएसपी सरकार बनी, बाबूजी लड़ गए मायावती जी से, उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है कि आप सारे लोग आपको वोट करें और आप किसी हिस्सा देने की बात आई तो आप अपनी जाति को ही खाली देंगे। बाबूजी ने इसका विरोध किया, बहन जी ने बुरा मान गया और बाबूजी कहे कि इस स्थिति में हम काम नहीं कर पाएंगे, और बाबूजी ने इस्तीफा दे दिया। आपको एक चीज़ और रोचक बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में जब पंचायत एक्ट लागू हुआ 1995 में, प्रदेश की पहली महिला जिला पंचायत अगर कोई रही, मेरी माता जी रही, और 100, 200, 500 से थोड़ी जीती हैं, 18,000 एक्स्ट्रा वोट पा करके जीते हैं। उनके सामने 8 प्रत्याशी थे, 8 प्रत्याशी का जमानत जब्त कर दिया था हमारी माताजी ने। उत्तर प्रदेश की पहली महिला जिला पंचायत हमारी माताजी, उसी से प्रेरणा मिला कि अगर हमारी माताजी जिला पंचायत हो सकती हैं तो आरक्षण प्रणाली में परिवर्तन हो,
33% आरक्षण की जो हम बात करते थे, हमारी माता जी से हम लोग इम्प्रेस हुए थे और उन्हीं को देख करके हम लोगों ने 33% आरक्षण की मांग करना चालू किया। तो ऐसे चलते रहे, बाबूजी इस्तीफा दिए, 2 साल कमर्शियल खेती किए क्योंकि स्थिति हमारी बहुत दयनीय थी। और हम लोग पढ़ाई पूरी करने के लिए, फीस देने के लिए, मैं 25 पैसे का एक बहुजन समाज पार्टी का झंडा प्लास्टिक का था, उसको हम बेचते थे। हमारा एक दोस्त था विनोद यादव सहमलपुर का, और एक गोंड समाज का लड़का था, एक मनोज जायसवाल नाम का लड़का था, हमारे गांव के मित्र थे। हम उन लोगों को कहते थे कि ये 25 पैसे का वो प्लास्टिक का कवर है, इसको तुम लोग किताब पर, कापी पर चढ़ा लो, तुम भी पढ़ोगे, तुम्हारा छोटा भाई भी पढ़ेगा। तो हम ऐसे कन्विंस करके हम 25-25 पैसा इकट्ठा करते थे, 10 रुपया फीस देते थे। तो जैसे जब हमको हाफ ईयरली परीक्षा का फीस तो 50 रुपया होता था, तो उसमें हम पहले से लग जाते थे। तो हम कुल मिला जुला करके बाबूजी पार्टी बनाए, बाबूजी 3-4 साल अइबे नहीं किए, हम लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब होना चालू हो गया, तो हम लोगों ने ऐसे करके आगे बढ़ा। हमारी पढ़ाई को पूरा कराने में हमारे दादी का पूरा सहयोग रहा, हमारे दादाजी का सहयोग रहा। आज हमारी दादी हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी बहुत याद आती है हम लोगों को, क्योंकि दादी जो संस्कार हम लोगों को दी, पाल पोस के इतना बड़ा की, आज उसी की देन है कि हम अपना कदम पीछे नहीं हटा पाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़े। फिर बाबूजी हमारे डॉक्टर सोनल पटेल जी के पार्टी में गए, बहुत मेहनत किए। उसमें कोलसला विधानसभा था, वहाँ से विधानसभा लड़ना हुआ बाबूजी को, पूरी ताकत बाबूजी लगाए। डॉक्टर सोनल पटेल जी आए, उन्होंने कहा, जब वहाँ का माहौल देखा, उन्होंने कहा कि अब यहाँ से मैं लड़ूंगा। बाबूजी को वहाँ भी धोखा मिला, बहुजन समाज पार्टी से धोखा मिला। बाबूजी मेरे थक गए जीवन से, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं कमर्शियल खेती करूंगा, जैसे मैं पहले करता था वही करूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। बाबूजी हमारे 2.5 साल तक कमर्शियल खेती किए। साइकिल पर जो सब्जी उगती थी, साइकिल पर उसको रख करके, पीछे टोकरी रख करके उसको 4-5 गांव में बेचते थे। बेच करके हम लोगों का जीवन यापन उसी से चलता फिरता था। कालीन का भी वो गलीचा बेलने का काम किए। उसके पहले बाबूजी परिवार चलाने के लिए ऑटो चलाए। मुझे याद है, एक विजय यादव जी का जीप हुआ करता था, उस पर कंडक्टर का काम करते थे। आज भी जब मैं बनारस जाता हूँ, जब हम लोग बाबूजी के साथ बनारस से निकलते हैं, चौराहा भोजूबीर का है, जब वहाँ से निकलते हैं तो याद आती है कि हमारे पिताजी इसी चौराहे पर खड़ा होकर के बोला करते थे, 1 सवारी सिंधोरा, 2 सवारी सिंधोरा, 2 सवारी सिंधोरा। और आज जब वही ओम प्रकाश राजभर उस चौराहे से निकलता है तो पूरा चौराहा खाली हो जाता है। स्कॉट लगती है, सुरक्षा लगती है, तिराहे और चौराहे पर पुलिस लगती है कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो एक वह दिन और एक आज का दिन देखने के बाद उस बीच का जो संघर्ष दिखता है माननीय मंत्री जी का, वह संघर्ष एक प्रेरणा देता है। जो हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई बोल नहीं पाता है तो उसके अंदर साहस देते हैं, जो चल नहीं पाता उसको चलने की का साहस देते हैं, जो चलता है दौड़ नहीं पाता उसको दौड़ने की साहस देते हैं, जो दौड़ता है उसको उसका लक्ष्य दिखाते हैं, जो लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता है उसको लक्ष्य प्राप्ति करने का हम लोग साहस देते हैं। आज इसीलिए ओम प्रकाश राजभर हैं। मैं बचपन में ही बाबूजी से कहा था कि बाबूजी, स्थिति वो पैदा कर देना है कि इलाका किसी का हो, धमाका ओम प्रकाश राजभर का होना चाहिए। और शायद आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का एक लाइन का उत्तर है कि इलाका किसी का हो, धमाका तो राजभर साहब का ही होगा। देखिए, ओपी राजभर साहब की राजनीति को मैं भी देखता हूँ, बहुत पास से एग्जामिन करता हूँ, और एक उदाहरण के रूप में मुझे बार बार दिमाग में आता है कि जैसे बिना प्याज के सब्जी में स्वाद नहीं आता है, ओपी राजभर के बगैर उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वाद नहीं आता है। ये मेरे दिमाग में ये चीज़ थी। मैंने सोचा था कि राजभर साहब का इंटरव्यू करेंगे या पॉडकास्ट करेंगे तो उनसे पूछेंगे, लेकिन मैंने आज अपने जो मेरे दिमाग में था वो पूछा। ओपी राजभर साहब चुनिंदा देश के ऐसे नेताओं में से हैं जिन्होंने बहुत शुरुआती जीवन, बहुत कठिनाइयों से उभर के वो इतने बड़े पद पर पहुंचे, उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर बने। इस वक्त आप लोग बीजेपी के सहयोगी हैं, आप भी राजनीति में हैं, अरुण राजभर भी राजनीति में है, और पार्टी आपकी अच्छा कर रही है, बीजेपी को सहयोग कर रही है और सरकार में है। लेकिन एक सवाल यहां पर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने वाली पार्टी पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। ऐसे में जब आपकी पार्टी को देखा जाए तो फिर पिता, 2-2 पुत्र राजनीति में, तो क्या ऐसे में वो सवाल आपके साथ नहीं खड़े होते हैं? देखिए, परिवारवाद को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो हमारे में और अन्य में जमीन आसमान का अंतर समझ में आएगा। और परिवारवाद, वंशवाद
पूंजीवाद, जातिवाद, ये बहुत सारे प्रश्न खड़े होने लगेंगे। लेकिन इसका जवाब बस यही है कि हम अखिलेश यादव नहीं हैं, हम राहुल गांधी नहीं हैं, हम अरविंद राजभर हैं। और आज राजनीति में जो हम दोनों भाई दिख रहे हैं, यह दोनों भाई किसी अन्य पार्टी के आशीर्वाद या कृपा से नहीं दिख रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस दिन बनी 27 अक्टूबर 2002 को, उस दिन भी हम वहां पर थे, और जब संघर्ष करके यह पार्टी आज सत्ता में है तो आज भी हम खड़े हैं। परिवारवाद मतलब यह कि अवसरवाद। मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी लंदन पढ़ाई कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी संघर्ष कर रहे थे, और अखिलेश यादव जी को पैरासूट पहना करके राजनीति में लाए और ला करके सीधे लॉन्च कर दिए और नौजवानों में जोश दिए, है जवानी ये कुर्बान अखिलेश भैया तोहरे नाम। मुलायम सिंह यादव जी ने प्रोजेक्ट किया अखिलेश यादव जी को, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के दिमाग में पहले से आ गया था कि हमें अगर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है, जिंदा रखना है, तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री ये अवसर है बनाने की। कितना लड़ाई झगड़ा हुआ, शिवपाल यादव जी अलग नाराज हुए, रामगोपाल यादव जी अलग नाराज हुए, परिवार में एकदम महाभारत जैसा माहौल बन गया, सिर्फ अखिलेश यादव जी को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर कोई महाभारत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। बाबूजी के कृपा दृष्टि आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग जितना काम बाबूजी करते हैं उतने काम हम भी करते हैं, उतने काम हमारा छोटा भाई अरुण भी करता है। तो यहाँ परिवारवाद का शब्द जो है लागू नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि 8 साल की अवस्था से हम राजनीति में हैं, और जब बाबूजी बसपा में थे तब भी हम थे, अपना दल में गए तब भी हैं, बाबूजी सब्जी की खेती किए तब भी उनके साथ खेती किए, बाबूजी संघर्ष किए तब भी संघर्ष के साथ रहे, पार्टी बनी तब भी साथ रहे, पार्टी चल रही है तब भी साथ हैं। बाबूजी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बने 17 में तब भी साथ थे, मंत्री से इस्तीफा दिए तब भी साथ रहे, फिर मंत्री बने तब भी साथ रहे, अखिलेश जी के साथ गए तब भी साथ रहे, अखिलेश जी से तलाक लिए तब भी साथ रहे, आज भाजपा में है तब भी साथ हैं। मरते दम तक ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे, और यह संघर्ष तब तक होता रहेगा जब तक इस देश के, इस प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का सपना पूरा नहीं हो जाता। अच्छा अरविंद जी, 2022 का विधानसभा चुनाव याद आता है। अखिलेश यादव जी और ओपी राजभर जी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, तगड़े रोड शो हो रहे थे, जो हवा लग रही थी ऐसा लग रहा था कि हो सकता परिवर्तन हो जाए, लेकिन फिर से बीजेपी की सरकार आती है। क्या ऐसी बात हुई कि ओपी राजभर जी ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया, फिर बीजेपी के साथ? क्योंकि जब हम 2022 के चुनाव को एग्जामिन करते हैं, उसको देखते हैं, तो मैं ओपी राजभर जी के बयान सुनता था, वो बयान बीजेपी पर और सीधे बीजेपी के आला कमान से लेकर उत्तर प्रदेश के आला कमान तक बहुत हमलावर रहते थे। देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैं यह समझता हूँ कि अब इससे बड़ा एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं हो सकता है। माननीय हमारे नेताजी, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग कहते हैं कि ये अवसरवादी नेता हैं, हम अवसरवादी नहीं, हम आशावादी हैं। किनके लिए? उन लोगों के लिए जिन लोगों को यह सपा और बसपा सिर्फ वोट की मशीन समझते थे। अखिलेश यादव जी के साथ गया। अखिलेश यादव जी कभी भी नहीं चाहते हैं कि ओबीसी में या मोस्ट बैकवर्ड में आज पिछड़ा या सर्वाधिक पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग का कोई भी लीडरशिप अखिलेश यादव जी के सामने खड़ा हो। गठबंधन टूटने का और कोई कारण नहीं था। कारण बस एक था कि अखिलेश यादव जी नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के पैरेलल नेता रहे। उनको भय था, क्योंकि हमारा जो कार्य करने की कार्यवृत्ति है, हमारा जो कार्य करने का स्टाइल है, उससे अखिलेश यादव जी भयभीत हो गए थे। भयभीत होना भी चाहिए, और भयभीत सिर्फ अखिलेश यादव जी नहीं, देश की, प्रदेश की सारी पार्टियां भयभीत रहती हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग के पास धन नहीं है, हम लोग के पास जनबल है, धनबल नहीं है। तो हम लोग अपने जनबल को जिंदा रखने के लिए हम उनसे कनेक्ट रहते हैं, हम उनके बीच में जाते रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते रहते हैं, उनके बीच में जाकर के कार्यक्रम, बैठक, सभा, जनसभा, जनचौपाल सब करते रहते हैं। कौनों समय हो हम उनके साथ खड़े रहते हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार बन गई होती, 10.5 महीना मैं उनसे बातचीत किया, 4 महीना बाबूजी बात किए थे,
बीजेपी के सरकार में हम लोग थे, उसके बावजूद बाबूजी बातचीत कर रहे थे। सबको पता था कि माननीय राजभर जी अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, पत्रकार भाइयों के माध्यम से कई बार इसको बताया भी गया। तो मिलना जुलना, क्योंकि नेता हैं तो मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन जब मैं लगा तो मेरे मन में यह आया कि शायद बीजेपी ओबीसी का हिस्सा नहीं देना चाहती है, क्योंकि हम सामाजिक न्याय समिति को लेकर के परेशान थे, हम अपने आरक्षण को लेकर के परेशान थे, और हमको एकदम पेंडुलम बना दिया गया था हमारी कम्युनिटी को। राजभर जाति को जो जो सरकार में आया उन लोगों ने फुटबॉल समझ करके कोई इस गोल से उस गोल, कोई उस गोल से इस गोल मारने का काम किया। अखिलेश यादव जी आए तो कहे कि भाई आपको मैं एसटी में भेज देता हूँ, हम चले गए लेकिन लाभ एक को नहीं। अखिलेश की सरकार गई, मायावती की आई तो मायावती ने एक किक मारा तो वो कहे कि नहीं तुम कैसे एसटी में आ गए, जाओ ओबीसी में। हम ओबीसी में आ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जब स्क्रूटनी होती है जातियों की तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट जारी होता है कि यह राजभर समाज किसी जाति में नहीं है। हम आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? हम जैसे युवा आखिर आरक्षण का लाभ कैसे ले पाएंगे? भारत का जो संविधान है जो कहता है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, और भारत का संविधान कहता है कि हर 10 साल में सर्वेक्षण होना चाहिए समाज का, और जो भी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, उनको आगे लाने की व्यवस्था की जाए। भारत का संविधान यह कहता है। लेकिन यह सपा और बसपा के लोगों ने अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए हम जैसे लोगों का शोषण किया और शोषण करके अपने लोगों को हिस्सा देने का काम किया। अखिलेश यादव जी के साथ जब 22 में हम लोग गए, हम लोगों ने कहा कि जितनी छोटी छोटी जातियां हैं जिनको हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को आगे लाने की आवश्यकता है। जैसे खंगार हो गया, बारह समाज हो गया, कश्यप समाज हो गया, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, चौरसिया, पाल, प्रजापति, हम लोगों ने कहा कि इनको प्रमोट करिए, ऐसे लोगों को फ्रंट पे लाइए, इनको 5-5 टिकट दीजिए, इनके लोग भी विधायक बने, विधायक बन करके आगे आएंगे, सरकार बन जाएगी। हमने जिम्मेदारी लिया था पूर्वांचल की, हमने कहा था पूर्वांचल में बीजेपी के रथ को रोकूंगा, और हमने किया भी। लेकिन अखिलेश यादव जी यह देखे कि ये तो ओम प्रकाश राजभर हमसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, उन्होंने फिर योजना बनाना चालू किया कैसे इनको दूर रखेंगे। शायद अखिलेश यादव जी की ही योजना थी कि माननीय नेताजी को तलाक लेना पड़ा उनसे, और ले करके आ गए। और भारतीय जनता पार्टी ने कोयले में हीरे को पहचाना। हमने दोनों चुनौती दिया था। माननीय अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन तीनों बड़े नेताओं ने, जेपी नड्डा जैसे नेताओं ने कोयले में हीरे को निकाला और पहचाना कि यही हमारा हीरा है। ओम प्रकाश राजभर जी को पहचाना और पहचान कर अपने साथ रखा, और आज नेताजी के नेतृत्व में ओबीसी समाज का कल्याण हो रहा है। मोस्ट बैकवर्ड, जैसे रोहिणी आयोग की बात अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 27% आरक्षण को बांटेंगे और उन सभी लोगों को हिस्सा देंगे जिन लोगों का हिस्सा इन लोगों लूटने का काम किया। तो अखिलेश यादव, मैंने बताया, कभी नहीं चाहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता बने। वो संजय निषाद को नहीं चाहेंगे नेता बने, अनुप्रिया पटेल को नहीं चाहेंगे। आप देखेंगे मुलायम सिंह यादव भी अगर नेता बने तो बीजेपी के आशीर्वाद से बने, मायावती जी अगर मुख्यमंत्री बनी तो बीजेपी के आशीर्वाद से बने। तो बीजेपी ओबीसी के नेताओं को, दलित नेताओं को प्रमोट करती है, आगे बढ़ाती है। उसी का परिणाम यह है कि 2 बार से सरकार बन रही है, और इसमें सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जातिगत जनगणना पर आपका क्या मानना है? क्योंकि राहुल गांधी बहुत तेजी से इस मामले को उठा रहे हैं। राहुल गांधी की क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी का बोलते हैं, का नहीं बोलते, खुद ही नहीं समझ में आता है। मैं बताया ना कि मैं 2006 में जब उनके भाषण को मैं सुना था तो उसी में मैंने कहा था कि अगर अवसर मिल जाए तो इनसे अच्छा भाषण दे के दिखाएंगे हम। राहुल गांधी जी बड़े परिवार के हैं, क्योंकि विपक्ष में अब नेता कम हैं, इसलिए राहुल गांधी चर्चित हैं, इसलिए उनका नाम आ जाता है। राहुल गांधी का स्टैंड बहुत वीक होता है। स्टैंड उनको सीखना चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी से। जातिगत जनगणना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगी, जातिगत जनगणना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगी, और 100% होगा, क्योंकि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने से पहले जातिगत जनगणना होगी, और उसी के आधार पर मान्यवर कांसीराम साहब, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के मंशा को पूरा किया जाएगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना हो के रहे। 2024 का लोकसभा चुनाव देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल बहुत मजबूती से, आपका दल भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा था, और जब किसी भी तरह के आंकड़ों की बात होती थी कि भाई ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं, उसमें ये लग रहा था कि विपक्ष 2-4 सीटों पर सिमट जाएगा। सपा के लिए कहा जा रहा था 2 या 4 जो परिवार की उनकी सीटें,
उस पर जीत जाएंगे और कांग्रेस का खाता खुल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। रिजल्ट सामने आता है और जब रिजल्ट सामने आता है तो आंकड़े सारे पलट जाते हैं। 37 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाती हैं, 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाती है। कांग्रेस भी एक तरह से पुनर्जीवित अपने आप को मान लेती है, 6 सीटें, बसपा का खाता नहीं खुलता है। उस चुनाव में आपको भी हार का सामना करना पड़ता, तो ये कहां कहां मिस्टेक हो गई? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग की कमी है और ओवर कॉन्फिडेंस। इसके साथ साथ कि उस समय का जो परिदृश्य था, कार्यकर्ताओं में मायूस था। कार्यकर्ता यह समझ लिया था कि मोदी है तो सब मुमकिन है, अब की बार 400 पार। एक तो ये रहा। दूसरा यह रहा कि जो विपक्ष सफल हुआ, आरक्षण खत्म होने का जो एक हवा उड़ाया, ये 400 वाला जो लिंक कर दिया गया, हाँ, इस जैसे क्या हुआ, कई लोगों ने उसकी पुष्टि भी कर दिया ना। जैसे महाराष्ट्र से एक नेता ने स्टेटमेंट दिया कि 400 सीट हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम संविधान बदलेंगे। अयोध्या से भी इस तरह का स्टेटमेंट, अयोध्या के सांसद जी ने भी इस बात को बोल दिया था कि जिस 400 सीट जीतेंगे, हमारी मतलब अपार बहुमत की सरकार होगी, तो हम आरक्षण प्रक्रिया पर इसको फिर से सर्वेक्षण कराएंगे वगैरह वगैरह। विपक्ष ने इसी को उठा लिया और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो गया और सत्ता पक्ष देखता रह गया। सत्ता पक्ष उसकी काट नहीं निकाल पाया, बल्कि हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन अब छोटी मुंह बड़ी बात हो जा रही थी। छोटी पार्टी हम लोगों की बात उतनी तेजी से नहीं फैल पा रही थी। मैं खुद स्टेटमेंट देता था कि खबर उठ जाए, लेकिन उठ नहीं पाती थी क्योंकि विपक्ष ने इतनी तेजी से सोशल इंजीनियरिंग किया। उसके साथ साथ जो नेगेटिव खबरें थी उसको इतना तेजी से फैलाया कि वो ग्रामीण स्तर तक चला गया और लाख समझाने के बाद भी जनता ने वही निर्णय सुनाया, क्योंकि जनता के आंख में धूल झोंका गया, विपक्ष के माध्यम से उसको गुमराह किया गया और गुमराह करके उनको धोखा दिया गया और धोखा देने के बाद वोट लिया गया। और वोट लेने के बाद जब बात पर बात आ ही गई है, तो मैं तो जनता से अनुरोध करता हूं कि यह जनता पूछे कि जिस संविधान की यह दुहाई दे रहे थे, जिस संविधान को खत्म होने की बात कह रहे थे और जिस संविधान के माध्यम से कह रहे थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, अब इनकी बोलती क्यों बंद हो गई है? अरे अगर इतनी चिंता है विपक्ष को संविधान की और आरक्षण की, तो ये विपक्ष के जितने नेता हैं सदन अंदर ये क्यों नहीं बोलते हैं भाई कि जब यूपीएससी क्वालिफाई करना होता है या एक छोटे से बच्चे को जब ज्ञान अर्जित करना होता है तो उसको स्कूल भेजा जाता है। पहला पारिवारिक संस्कार दिए जाते हैं, पारिवारिक ज्ञान दिए जाते हैं, उसके बाद स्कूल भेजे जाते हैं 5 साल के अवस्था पर। तो स्कूल जाता है तो हिंदी पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, सोशल साइंस पढ़ता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है। जब सब कुछ पढ़ के उसको कंपटीशन ही देना पड़ता है नौकरी के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, समाज को और आगे ले जाने के लिए, देश को प्रगति देने के लिए, तो यह संविधान की दुहाई देने वाले लोग संविधान के बारे में क्यों नहीं पूछते? सदन के अंदर खड़े होकर संविधान को सीने से लगा कहते हैं हम संविधान के सच्चे रक्षक हैं। अरे बेईमानो, ये काहे नहीं बोलते कि अगर हिंदी पढ़ना अनिवार्य है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना अनिवार्य है, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस पढ़ना अनिवार्य है, मैथमेटिक्स पढ़ना अनिवार्य है, तो फिर भारत का संविधान पढ़ना क्यों नहीं अनिवार्य है भाई? इसको वहां बात क्यों नहीं करते हो कि प्राथमिक विद्यालय से ही भारत के संविधान का संपूर्ण अध्ययन कराया जाए, ताकि इस देश का हर एक बच्चा, हर एक युवा संविधान के बारे में एक एक चीज जाने और समझे, अपने अधिकारों की रक्षा स्वतः करना चालू कर दें, नेताओं के चक्कर में ना पड़े। यह बात क्यों नहीं पूछते? यह बात उनको पूछना चाहिए। यह संविधान में यह संविधान की बात, संविधान को प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाने की बात सदन में आनी चाहिए। लेकिन यह बात किसकी करेंगे? यह बात करेंगे नफरत की, यह बात करेंगे समाज को गुमराह करने की, यह बात करेंगे युवाओं को गुमराह करने की, यह बात करेंगे महिलाओं को गुमराह करने की, यह बात करेंगे देश प्रगति पर न जाए उसको डाइवर्ट करने की। एक बार यह आवाज उठा के देखे विपक्ष के लोग, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सदन में जो बात उठती है वो धरातल पर जरूर आती है। यह डॉक्टर अरविंद राजभर के युवा, 34 साल का युवा कह रहा है, मैं चाहता हूं कि भारत के संविधान का संपूर्ण अध्ययन प्राथमिक विद्यालय से चालू करा दिया जाए, क्योंकि हम तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं कि प्राथमिक विद्यालय से तकनीकी शिक्षा लागू किया जाए और एक विषय हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर उसको 5 से 8 साल किसी बच्चे को एक ही कंप्यूटर बनाने पर अगर उसको शिक्षा दिया जाए तो उसका मास्टरमाइंड हो जाएगा। यह बात क्यों नहीं करते लोग? इसलिए मैं चाहता हूं, दुर्भाग्य मेरा रहा,
हमारी घोसी की जनता नहीं समझ पाई। हमने जब देखा कि पहली सदन चल रही थी तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के सदन की कार्रवाई देख रहा था और ये अखिलेश यादव जी, तमाम लोग, राहुल गांधी जी मार संविधान संविधान चिल्ला रहे थे। और मैं अपने दोस्तों के साथ, मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठा था, तो मैंने उनसे कहा कि काश इस सदन के अंदर जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष एक प्रश्न कर दे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई जवाब नहीं दे पाएगा। मैं उस दिन बोला कि यह संविधान में कितने पन्ने हैं, कोई बता दे, जितने लोग संविधान लेकर टहल रहे हैं। और संजोग देखिए कि नेक्स्ट डे माननीय अनुराग ठाकुर जी ने यही प्रश्न पूछ दिया कि जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि संविधान में कितना पन्ना है, बता के दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि संविधान के सच्चे भक्त और सच्चे रक्षक हैं। कोई नहीं बता पाया था। मेरे मन का यह प्रश्न था और अनुराग ठाकुर जी ने पूछा। मेरा मन कचोट के रह गया कि अगर मैं सदन के अंदर रहता तो मैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता विपक्ष से कि विपक्ष के पैरों तले जमीन खसक जाता और पूरा देश देखता, पूरे देश के युवा देखते कि कोई युवा तुर्क नेता वहां गया हुआ है जो अच्छे से और सच्चे तरीके से और पूरी तन्मयता और पूरी ताकत के साथ भारतीय संविधान पर बहस कर रहा है और संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का जो हनन विपक्ष के लोगों ने करने का काम किया है उस पर बहस हो रहा है। तो सबको पूछना चाहिए। और मैं तो अपनी पार्टी के एजेंडे में रखा हुआ हूं कि हम इस पर बात करेंगे। हम यहाँ भी बात करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि भारत के संविधान का संपूर्ण अध्ययन प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाना अनिवार्य किया जाए। देखिए 24 का चुनाव होता है और ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि दलित और जो पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा है उनके वोटों की ताकत क्या है, क्योंकि अभी आपने कहा कि वो संदेश आखिरी आदमी तक पहुंचा, बीजेपी उस चीज की काट नहीं कर पाई, नुकसान बड़ा हुआ। अब ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और उनके पास ओपी राजभर जैसा बड़ा नेता है, राजभर वोटर्स की बात कर ले लगभग 4.5% के लगभग उत्तर प्रदेश में हैं, तो ऐसे में एक मुख्यमंत्री बनते हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि जो अपने दम पर बना हुआ नेता है और बड़े बड़े नेताओं के साथ जिन्होंने काम किया है, मानवर काशीराम जैसे बड़े नामों के साथ काम किया है, जिन्होंने दलितों में चेतना जगाने का काम किया, तो क्या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के रूप में इनको सामने नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि बड़ा संदेश जा सकता था। 7.5% यादव है, 7% यादव समाज के नेता स्वर्गीय माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो 4.5% राजभर समाज है, तो क्या ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? सबसे बड़ा प्रश्न है। 7% यादव कम्युनिटी के व्यक्ति को 52% मोस्ट बैकवर्ड लोगों ने सत्ता में पहुंचाने का काम किया। तो 4.5% आबादी वाले राजभरों के नेता, फायर ब्रांड नेता, सबसे बड़े नेता, जिनकी सर्वस्व स्वीकारता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर को सर्वस्व समाज के लोग मिलकर के मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप जिस प्रश्न को आपने खड़ा किया है वह प्रश्न जायज भी है, और आज नहीं तो कल जिस दिन प्रदेश को समझ में आया कि हमारा सच्चा नेता यही है, यही हमको हमारा हिस्सा दिला सकता है, तो उस दिन 4.5% वाले राजभर को राजभर साहब बना करके लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, आपकी तरफ से और आपके पार्टी प्रमुख की तरफ से बयान आता है कि पीला पटका डालो, थाने में जाओ, आपकी सुनवाई होगी। और देखिए कार्यकर्ताओं का क्या होता है कि जब उनका नेता कोई बात कहता है तो कार्यकर्ता उस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति में ये चीज़ सबको, अगर हिंदी बेल्ट की बात करें तो नेताजी के द्वारा कहा जाता है और कार्यकर्ता इस बात को गंभीरता से लेते हैं। और जो कार्यकर्ता आपकी पार्टी के होंगे वो एक बात ये भी समझते होंगे कि ये पीला पटका सिर्फ पीला पटका उनके लिए नहीं है, ये निशानी है कि मैं सुभाषपा का कार्यकर्ता हूँ। ऐसे में एक मामला सामने आता है, बलिया से एक कार्यकर्ता जाता है, उसका कुछ विवाद होता है और उसके बाद वो रोते हुए आरोप लगाता है कि हमें पट्टे से मारा पुलिस वालों ने, और जब वो बोलता है तो उसकी भावनाएं उसकी आंखों से दिखती हैं। कोई भी देखेगा तो किसी गरीब को अगर कोई पीटेगा, कमजोर को पीटेगा तो एक दुख होता है, चाहे वो पत्रकार देखे, चाहे नेता देखे, चाहे आम आदमी देखे। उसके बाद
तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। सवाल खड़े होते हैं क्योंकि अरुण राजभर जो आपके भाई, उनका एक बयान आया था, बड़ा बड़ा कड़ा बयान आया था, उसका समर्थन भी हुआ, विरोध भी हुआ और मीडिया में चर्चा बना। लेकिन उससे पहले एक बात आती है कि बार बार इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। एक सुभाषपा कार्यकर्ता की बात है जिसने आरोप लगाया पीटा गया और बुरी तरह से पीटा गया बंद करके। इस तरह के तमाम मामले ऐसे आते हैं जब आम आदमी, जो सुभाषपा कार्यकर्ता नहीं, राजनीति से संबंधित नहीं है, वो भी आरोप लगाता मुझे पुलिस ने पीटा। बहुत से वीडियोस ऐसे आते हैं। तो क्या अब ताजा मामला देख रहे हैं कि नमाज को लेके आया, जब आया ये मामला कि सड़क पे नहीं पड़ी जाएगी, फिर कहा गया छत पे नहीं पड़ी जाएगी, तो जयंत चौधरी जो आपके ही सहयोगी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और एक उपन्यास का हवाला देते हुए कहा कि क्या पुलिसिया तंत्र की ओर, इनडायरेक्टली कहा पुलिसिया तंत्र की ओर बढ़ रहा है। तो क्या ऐसे में नहीं लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुभाषपा कार्यकर्ता समेत, ये उदाहरण मैं दे रहा हूं, बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलिस निरंकुश हो गई उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो जिस कार्यकर्ता की आपने बात किया, देखिए हम आज यहाँ तक हैं तो कार्यकर्ताओं के ही दम पर हैं। पहला मामला आया था फर्रुखाबाद का, फिरोजाबाद का, जब माननीय मंत्री जी का गाजीपुर से स्टेटमेंट हुआ कि यह पीला गमछा पहन के जाओ थाने पर तो तुम्हारे चेहरे में ओम प्रकाश राजभर का चेहरा नजर आएगा। एक वो बयान, एक अभी परसों का बयान, मंत्री जी ने यही बात फिर मंच से बोला कि अब पीला गमछा लगा के थाने पर जाओ, थाने या तहसील पर, तो तुम्हारे चेहरे में मेरा चेहरा नजर आएगा, अधिकारी आपका काम करेगा। और इस प्रकार की स्थिति में फिरोजाबाद में जो हुआ, 24 घंटा के अंदर अंदर, क्योंकि उसने पीले गमछे का अपमान किया था। यह पीला गमछा सिर्फ मेरा एक चिन्ह नहीं है, यह पीला गमछा मेरी आन है, मेरी बान है, मेरा सम्मान है, मेरी पहचान है। यह पीला गमछा मेरी सनातन धर्म को बोलती है। यह जितने सनातनी हैं या तो भगवा लगाते हैं या तो पीताम्बर लगाते हैं। यह पीताम्बर इस धरती के सभी देवी देवताओं के कंधे पर रहा है। सभी जितनी देवियां रही हैं, यह सभी पीताम्बर वो खुद पहनती थी और यह शुभ संकेत देता है। श्री गणेशाय नमः हम बोलते हैं, श्री गणेशाय नमः, गणेश भगवान भी पीताम्बरधारी थे। नौ दुर्गा माता जिनका अभी कल से 9 दिन का उपवास होगा, नौ दुर्गा माता भी अपने उसी रूप में रहते हैं। माँ पीताम्बरा देवी वो पूरा वस्त्र ही पीला धारण करती थी। माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद पूरे देश दुनिया पर है। जब जब इस पीताम्बरधारियों पर या फिर इस पीताम्बरधारी या फिर इस पीले गमछे पर जब जब कोई बुरी निगाह से देखेगा, कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। फिरोजाबाद में हुआ, संज्ञान हम लोगों के आया, 24 घंटा के अंदर पूरे थाना को सस्पेंड कराया गया। बलिया का मसला आया, वह कार्यकर्ता हमारा गरीब कार्यकर्ता है, उसके दोनों आंखों से दिखता नहीं था। बाबूजी और हम दोनों लोगों ने मिल करके लखनऊ में 3 महीना रख करके उसकी आंख का ऑपरेशन कराया, इलाज कराया। उसके जीवन यापन के लिए हम लोगों ने एक दुकान खुलवाया, उसकी घर की व्यवस्था को बदला हम लोगों ने। और उसकी कोई गलती नहीं थी, पुलिस वाले की गलती थी। बिना सोचे समझे उसने उसकी पिटाई की। गुस्सा आ गया मुझे और मैंने कहा, शाहजहांपुर कार्यक्रम था मेरा, हमने कहा कि शाहजहांपुर, मैं 12 बजे निकला था, 4 बजे मैं कहा मन से उतरूंगा तो मुझे यह सुनाई पड़ना चाहिए, यह दिखाई पड़ना चाहिए कि जिसने भी इस पीले गमछे का अपमान किया है उसको थाने में रहने का अधिकार नहीं है। और मैं लखनऊ से निकला था, शाहजहांपुर पहुंचते पहुंचते प्रशासन का मैसेज आया, बाकायदे लिखित मैसेज आया कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी किया, मारपीट किया, उसको निलंबित किया जाता है और उस पूरे थाने के खिलाफ विभागीय जांच पे बैठा दी जाती है। और जिसके लिए ऐसा सब कुछ हुआ, जिसने इसकी शुरुआत की, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई। तो इससे हमारा कार्यकर्ता सामने आया, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा और कार्यकर्ता हमारा कहा कि हमारा नेता हमारा अभिमान है, हमारा नेता हमारा सम्मान है। और हमारे नेता का सम्मान, क्योंकि ये 24 घंटा हम लोग अपने कंधे पर रख के चलते हैं, आज अगर हम यहाँ तक हैं तो इसी पीले गमछे की देन है। आज छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि पीला गमछा किसका है, तो राजभर जी का है।
हम अपने कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान करते हैं, उनकी पूरी रक्षा सुरक्षा करते हैं। सिर्फ बलिया का मसला नहीं, पूरे प्रदेश में अगर ऐसे मसले आते हैं तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तुरंत खड़ी होती है और फिर उसका निस्तार भी करती है। अब आती है बात उन लोगों की जो लोग पुलिसिया तांडव से परेशान हैं। देखिए, समस्त पुलिस वाले दोषी नहीं हैं। जैसे होता है कि बोरे में आलू रखा हुआ है, अगर एक आलू खराब हो गया तो सभी आलू को खराब करने का प्रयास करता है। जो समाजवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो कांग्रेस की मानसिकता से ग्रसित हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की मानसिकता से ग्रसित अधिकारी हैं, ऐसे लोग ही माननीय योगी जी के कार्यकाल के छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। और स्वाभाविक भी है, ऐसे लोग फ्रंट पे आते हैं और जब ऐसे घटना को अंजाम देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो वो कार्रवाई नहीं, वो छटनी होती है, क्योंकि समस्त पुलिस वालों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी भी जो दुर्व्यवस्था है उसको बदलने की बात कोई करता है तो एक नेता, उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। इस प्रदेश के इतिहास में पहले ऐसे नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो सदन में मुख्यमंत्री के सामने पुलिस की बदहाली को लेकर के, जो पुलिस जो सबकी सुरक्षा करता है, जब उसकी सुरक्षा की बात आती है तो कोई नहीं बोलता है। वो सबके हितों की रक्षा करता है, जब उसके हितों की बात की रक्षा आती है तो कोई नहीं बोलता है। पुलिस को भी पता है अगर हमारी बात कोई करता है तो नहीं, मुझे याद है कि एक बार स्टेज पे बहुत पहले की थी, खबर थी कि उनके जो नेताजी के गनर्स थे, हाँ, तो उनको भी माला पहनाया था। मेरे ख्याल से 3-4 साल पुराना, मुझे अभी आप गाजीपुर में 12 चौर में एक कार्यक्रम हाँ हुआ हाँ, था, तो फिर उनका सम्मान हुआ था, मुझे याद तो है। ये हम लोग करते थे। हम लोगों ने एक चलाया था, सावधान संदेश यात्रा चलाया था, तो उसमें जो सुरक्षा वाले थे, ये हुआ कि इनका भी बहुत सहयोग रहा, तो उन लोगों की हम लोगों ने माला पहना के उनको धन्यवाद ज्ञापित किया था। देखिए, पुलिस के पक्ष की लड़ाई भी हम ही लोग लड़ते हैं। हमारे नेता बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं और नेताजी के ही बोलने का देन है कि जो साइकिल अलाउंस मिलता था 100 रुपया, मंत्री जी ने कहा कि भाई अब कहाँ साइकिल थाने में रह गया है, अब मोटरसाइकिल हो गया है, तो मोटरसाइकिल अलाउंस दीजिए, तो मोटरसाइकिल अलाउंस देना चालू कर दिए। सरकार ने कहा वर्दी भत्ता इनको चाहिए, वर्दी भत्ता देना चालू कर दिए। बाबूजी ने कहा हमारे कि भाई इनको छुट्टी का समय चाहिए, छुट्टी का भी उन्होंने व्यवस्था करना चालू कर दिया। अभी मुख्यमंत्री ने कुंभ के बाद घोषणा किया कि पुलिस वालों को छुट्टी दी जाएगी। मंत्री जी हमारे बार बार कहते हैं कि भाई बॉर्डर सिस्टम समाप्त तो होना चाहिए। हम बार बार उस पर आवाज उठाते हैं, आज नहीं तो कल यह भी होगा, क्योंकि बड़े अधिकारी आईएएस और आईपीएस अपने जिले के नज़दीक रहेंगे, एक जिला छोड़ के या अपने ज़िले के नज़दीक रहेंगे, और जितना इंस्पेक्टर साहब हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, सीओ साहब हैं, जो नीचे कांस्टेबल हैं, ये लोग रहेंगे गाजीपुर के जाएंगे गाजियाबाद, जो गाजियाबाद कहेगा गाजीपुर, जो बलिया का हो जाएगा बांदा, जो बांदा कहेगा बलिया। तो यह परिवर्तन की आवश्यकता है। देखिए, पुलिस क्यों इस प्रकार से कार्य करती है? क्योंकि पुलिस फ्रस्ट्रेट है, उसके ऊपर मानसिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अभी तो जैसे पुलिस वालों की भर्ती हुई, अभी तो और भर्ती करने की आवश्यकता है। बिहार के तर्ज पर डे और नाइट ड्यूटी लगाने की आवश्यकता है। दिन में दूसरी बटालियन काम करेगी, रात को दूसरी बटालियन काम करेगी। तो जब पुलिस फ्रस्ट्रेट रहेगा तो स्वाभाविक तौर पर है ऐसी क्रियाकलाप वो करेंगे जिससे उनका चिन्हांकन होगा, चिन्हांकन होगा दंड मिलेगा, दंड मिलेगा तो सस्पेंड होंगे। तो हम लोग काम कर रहे हैं इस पे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारी पूरी पार्टी उस पर काम कर रही है कि पुलिस को फ्रस्ट्रेशन से दूर किया जाए और सरकार में रह करके यह आवाज़ उठाया जाए कि दिन की ड्यूटी दूसरा कोई करे और रात की ड्यूटी कोई दूसरा करे। अरुण राजभर का बयान आया तो ये राजनीति से थोड़ा परिवार से भी संबंधित है। यानी कि आपने देखा होगा कि परिवार में पिता हमेशा बच्चों को समझाते रहते हैं, तुमने गलत बोल दिया या तुमने ये काम गलत किया। या तो कभी ऐसा आप लोग के साथ होता है कि कोई बयान दिया और पापा ने बुलाया कि भाई आओ मिलना है, और आप गए और कहा भाई ये बयान देने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, क्या है कि संतुलित बयान जब भी, जैसे हमारे छोटे भाई साहब जैसे डिबेट में भी मैं देखता हूँ या कहीं पॉडकास्ट में भी आते हैं या फिर बाइट वगैरह देते हैं, तो मैं पैनी निगाह लगा के रखता हूँ। जैसे पिछली बार ही जो बयान उन्होंने दिया, तो बयान देने के बाद मैं देख रहा था, मैंने कहा बयान तो गलत दे दिया इन्होंने, सब कुछ ठीक रहा, 100 सुनार की 1 लोहार की हो गई। मैंने फ़ोन किया, हमने कहा कि ये बात अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये आपने गलत बोल दिया। फिर मैंने, क्या बोलते हैं आपको, भैया, दादा, भाई? वो हमको नाम से बुलाते नहीं, नाम कितना अंतर है आप लोगों में? अंतर 2 साल का है, 2 साल में 3 साल का अंतर है।
पहले बात कि अब सम्मान ज़्यादा करते हैं, डरते भी हैं, क्योंकि बड़ा भाई हूँ मैं, और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, अपने भाई से। बचपन से ही मैं हमेशा उसको अपने सीने के यहाँ रखता हूँ। हाँ, 2 भाई 2 बहन हैं। मैं अपने भाई को यहाँ हमेशा रखता हूँ, अपने सीने में से सटा के रखता हूँ। और जब भी उसको कुछ तकलीफ़ होती है तो मेरी आंखें भर आती हैं। बचपन से उसको, चेहरे पे इमोशंस छोटे वाले भाई के मैं लिए दिख रहे हैं। मैं बचपन से उसको, मतलब जैसे जितना माँ ने प्यार दिया, पिताजी ने प्यार दिया, मैं, क्योंकि मुझे याद है वो जब हम स्कूल जा रहे थे, तो मुझे वो दिन याद है जब मेरे मन में एक संदेह आ गया कि अब मेरा भाई मेरे बीच में नहीं रह पाएगा, क्योंकि छोटे में इसकी बहुत तबीयत खराब होती थी। हम इसको अपने साथ लेके पढ़ने जाते थे और इसको मैं अपने पीठ पर बैठा के लेके जाता था। करीब 2.5-3 किलोमीटर हमारा स्कूल था, मैं इसको लेके जाता था। एक दिन मुझे याद है मैं घर से निकला, इसको लेके मैं स्कूल जा रहा था, ऐसे पीठ पर मैं रखा हुआ था और मैं ऐसे जा रहा था। हमारे दोस्त लोग थे तो जा ही रहे थे। तब एक गांव, जिस गांव में स्कूल था, एक कनौजे जी का घर था, तो मैं कहा कि थोड़ा यहाँ आराम कर लेते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि पैदल ही जाते थे। तो मैं देखा कि मेरा भाई कुछ बोल नहीं रहा है, तो मैं उसको बुलाया, अरुण, उनका अरुण, मैं उसको अरुण बच्ची बोलता हूँ। मैं आज भी, इतना बड़ा हो गया है वो, चाहे मंच रहे चाहे कुछ भी रहे, मैं उसको बच्ची ही बोलता हूँ। तो मैं बोला बच्ची, तो नहीं बोला। फिर मैं बोला बच्ची, नहीं बोला। फिर मैं बोला बच्ची, नहीं बोला। तो मैं रोने लगा। तो हमने कहा क्या होगा? तो एक हमारे गांव का ही लड़का था, मैंने उससे पूछा देखो देखो बच्ची कहे बोल नहीं रहा। जब वो देखा तो उसके मुंह से पूरा झाग वग सब आने लगा था, आँख वग सब पलट गया था। मैं तुरंत वहीं बैठ गया, बैठ के फिर उसको अपने इस पर ले करके फिर उठाने लगा। फिर दूर पानी था, उसको फिर मंगवाया, फिर पानी छिटा मारा, नहीं सही हुआ। फिर मैं उसको ले करके फिर भागे भागे, मतलब पीठ पर लादा, दौड़ते दौड़ते मैं घर आया। आकर के दादी को बताया, फिर सब लोग लेके उसको हॉस्पिटल गए। फिर उसका इलाज हुआ। मेरे मन में एक बात आ गई कि एक तो 2 बहन 2 भाई हम हैं, और जब वो बेहोश हो गया तो मैं यह समझ गया कि वो मर गया। मैं बहुत रोने लगा। मैं 4-5 घंटा रोया, जब तक कि, क्योंकि उसमें फ़ोन नहीं था, जब तक कि मतलब वहाँ हॉस्पिटल से सूचना नहीं आ गई कि बोल रहा है। जब हमको ये सूचना मिली कि मतलब बच्ची हमारा बोल रहा है, फिर मैं बाबूजी से जिद किया कि बाबूजी हमको हॉस्पिटल जाना है। फिर हमको बाबूजी लेके हॉस्पिटल गए, देखा मैं उसको, तो मेरे मन में जैसे वो आया, हमने कहा कि मतलब मेरा भाई ज़िंदा हो गया। तब से लेके बहुत बार उसकी तबीयत खराब हुई, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। आज भी अगर हम और वो साथ कहीं भी जाते हैं, कहीं होटल में रुके हैं, गेस्ट हाउस में रुके हैं, तो मैं जब तक वो सो नहीं जाता है तब तक मैं जाता नहीं हूँ, और सो भी जाता है तब भी रात को मैं उठ के जाता हूँ देखने कि सोया है कि नहीं। मैं उसके ऐसे नाक के पास ऐसे हाथ करके देखता हूँ कि सोया है कि क्या कर रहा है। बड़ा भाई पिता के समान ही होता है। तो ऐसे करके तो मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ, और मैं बच्ची ही बोलता हूँ। और हमारी वाइफ हैं, वो भी हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर माधुरी राजभर नाम है। वो भी उनसे बहुत प्रेम करती हैं। वो अपना वो क्या बोलते हैं, देवर बोलते हैं ना, देवर नहीं मानती हैं। वो कहती हैं कि ये हमारे भाई हैं। और हमारी वाइफ अपने मतलब बहनों, सिंगल वही अकेले हैं, 2 भाई हैं 1 बहन है, तो वो भी बहुत प्रेम करती हैं। और जब जब जैसे राजनीति में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम, जैसे बाबूजी मेरे हैं, बाबूजी भी कभी कभी जब आक्रामक स्टेटमेंट दे देते हैं तो मैं सामने खड़ा हो जाता हूँ। जब देखता हूँ कि अब माहौल गड़बड़ा रहा है तो फिर भाई को भी पीछे कर देता हूँ और पिताजी को पीछे करके फिर मैं फ्रंट पे आ जाता हूँ। फिर मैं उस जो भी बाबूजी बोले रहते हैं, फिर उसको मैं तथ्यों के आधार पर सिद्ध करके उस चैप्टर को क्लोज कर देता हूँ। और कभी कभी जब मेरे द्वारा कुछ, हालांकि मुझे बस याद है कि एक मेरा स्टेटमेंट था 2017 में मैंने स्टेटमेंट दे दिया था, क्योंकि रेप जैसी घटनाएं बहुत बढ़ रही थी तो मुझसे सहा नहीं गया। और मैं चंदौली गया, एक बच्ची के साथ 6 यादव के लड़कों ने गैंग रेप किया था उस बच्ची के साथ बहुत, और वो लोग थोड़ा मनबर टाइप के थे, उनके खिलाफ़ कई मुकदमे भी थे, और सरकार उस समय वो 0 टॉलरेंस की स्थिति के बाद इनकाउंटर का आदेश भी दे दिया था। तो मैं गया, उस बच्ची की 3 दिन बाद शादी थी, और उस बच्ची को उठा ले गए लोग, उसके साथ गैंग रेप किए और नेकेट करके ही छोड़ दिए थे।
जब मैं गया वहाँ उसके घर तो मुझसे सहा नहीं गया, रहा नहीं गया। मैं वीडियो में देखता था कि विदेशों में ऐसी कानून बनी हुई है कि अगर कोई किसी भी लड़की की या बच्ची को छूता है तो उसको बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दिया जाता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं, गर्दन काट दिया जाता है। विदेशों में ऐसा सब कुछ चलता है। मैंने स्टेटमेंट यही दे दिया कि मेरी सरकार आई तो छोटी बच्चियों के साथ रेप करने वाले लोगों को बख्शेंगे नहीं। जिस हाथ से उस बच्ची को छुएंगे उनका हाथ काट लेंगे और बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देंगे। मैंने स्टेटमेंट दिया, पूरे देश में आग लग गई, हाहाकार मच गया। और उसके बाद जितनी बच्चियां थी सब लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर हमको फॉलो करने लगे और कहने लगे कि ये स्टेटमेंट सही है। बहुत सारे उन्हें विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा। और मैं धन्यवाद देता हूँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को, वो भी इन्वॉल्व हुए। उन्होंने कहा कि इस पर कानून बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस मिलकर के कानून बनाए कि बच्चियों के साथ अगर कोई ऐसी जघन्य अपराध करेगा तो उसको सीधे फांसी की सजा होगी। तो ऐसे स्टेटमेंट जब कभी कभी आ जाते हैं तो बाबूजी भी फ्रंट पे आ जाते हैं कि ना ना ऐसे नहीं, इससे ये होता वो होता है। लेकिन बाबूजी के नेतृत्व में काम करने से अनुभव बहुत मिला है। बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना है और कब क्या बोलना है, यह सारी चीज़ें माननीय बाबूजी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से और बाबूजी की प्रेरणा से यह हम दोनों भाई बखूबी जानते हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अच्छा, अभी एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में मामला चल रहा है, बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है नेजा मेले को लेकर कि ये मेला सरकार की तरफ से कहा गया कि ये मेला नहीं लगेगा। वहीं आपका एक स्टेटमेंट आता है कि महाराजा सुहेलदेव का मेला लगेगा। इसको लेकर भी तमाम तरह की राजनीति, क्योंकि इससे पहले कभी किसी मेले को रोकने का ऐसा कोई आदेश नहीं आया, लेकिन अभी आया है। तो ऐसे इसको कैसे देखते हो? और सबसे बड़ी बात कि महाराजा सुहेलदेव राजभर समुदाय के लिए माथे का तिलक है। अब आपकी राजनीति भी उसी अभी बेस पे चलती है कि आप राजभर समुदाय की बात उठाते हैं। तो कैसे आप देखते हैं कि वो सम्मान अपने समाज को, और दूसरी चीज जो ये राजनीतिक घटनाक्रम इन नामों के आसपास घूमता है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जब हम जैसे लोगों को, क्योंकि आज देश की आबादी 63% युवाओं की है, आज जब युवा वर्ग अपनी सनातन पद्धति, अपने सनातन संस्कार, अपने धर्म और अपने इतिहास, इस देश के 585 रियासतों पर जब अध्ययन करना चालू किया, तब उसको यह पता चला कि हमारे देश में पूर्व की सरकारों ने क्या गुल खिलाया है। अरे भाई, आप बताइए, आपके घर को कोई लुटेरा लूट के लेके जाए तो आप उसकी पूजा करेंगे? एक विदेशी आक्रांता बाहर से आता है, इस भारत देश में तबाही मचाता है, इस भारत देश की सनातन पद्धति और सनातन संस्कार जहां निहित है, सोमनाथ मंदिर को तोड़ता हो, इस देश के तमाम मंदिरों को तोड़ता हो, तमाम राजाओं को हराता हो, यहां तक ठीक था। लेकिन इस देश की संस्कृति, सभ्यता जिन बच्चियों, जिन महिलाओं में बसती हो, जब उनके साथ दुर्व्यवहार करता हो, उनके साथ रेप जैसी घटनाएं करता हो, उनके साथ बलात्कार करता हो, उनके सर को कलम करता हो, बच्चियों के सर को धड़ से अलग कर देता हो, ऐसे करते करते इस देश को गुलाम बनाता हो, धर्म परिवर्तन कराता हो, तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर हमारी सरकारें मेला लगाती थी। और जो इस देश के लिए लड़ा, जो इस देश के लिए मर मिट गया, जो इस देश में पुनः संस्कृति सभ्यता को स्थापित किया, जितने राजाओं ने मिलकर के सोमनाथ मंदिर को पुनः बनवाया, ऐसे के नाम पर मेला नहीं लगेगा। इतिहासकारों ने उन मुगलों का इतिहास लिख दिया, आक्रांताओं का इतिहास लिख दिया, अंग्रेजों का इतिहास लिख दिया। इन राजाओं का इतिहास कौन लिखेगा भाई? यह भेदभाव क्यों हुआ? समाज को, देश को गुमराह क्यों किया गया? इस देश की सरकारें, जो पूर्व में बनी सरकारें जो लगातार चलती चली आई, इन्होंने तथ्यों को क्यों छुपाया? इन्होंने सच्चाई से अवगत क्यों नहीं कराया देश को? जब आज एनडीए की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जब सारे तथ्यों को प्याज की बोकले की तरह जब उघाड़ा जा रहा है और इतिहास के पन्ने को पलटा जा रहा है, तो इतिहास पढ़ने वाले लोगों का खून खौल जा रहा है। और शायद यही खौलता हुआ खून यह निर्णय तक पहुंचाया हुआ है कि नेजा मेला नहीं लगने देंगे। किसी विदेशी आक्रांता, किसी लुटेरा, किसी अपराधी, किसी अत्याचारी, किसी देशद्रोही और किसी धर्म परिवर्तन कराने वाले के नाम पर कहीं संभल में ही नहीं, पूरे देश के किसी भी हिस्से में मेला नहीं लगने देंगे। मेला लगे
अगर बहुत ज़्यादा हितैषी लोग बन रहे हैं कि गाजी मियाँ के नाम पर मेला लगे, तो मैं उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अरे मेला लगाओ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर, मेला लगाओ सर सैयद अहमद खां के नाम पर, मेला लगाओ बीर अब्दुल हमीद के नाम पर, मेला लगाओ अशफाक उल्लाह खां के नाम पर, मेला लगाओ डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, मेला लगाओ महाराणा प्रताप के नाम पर, मेला लगाओ तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर। इसके चिंता काहे नहीं है भाई? आपको चिंता उसी विदेशी लुटेरा को की हो रही है जिसने इस देश को लूटा, जिसने इस देश में त्राही त्राही फैला दिया, इस देश को लूट के बर्बाद कर दिया। राजा सुहेलदेव राजभर जी को यही जिसके नाम पर मेलवा लोग लगा रहे हैं ना, कह रहे हैं मेलवा लगना चाहिए, देखते हैं कैसे लगता है। जा तो सुप्रीम कोर्ट, जा हाई कोर्ट, चाहे जहां जाए जा, मेला नहीं लगने देंगे। अगर मेला लगा तो फिर इस देश का माहौल दूसरा होगा। इस देश में महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों पर देश चलेगा, न कि गाजी मियाँ के आदर्श पर चलेगा, न कि मोहम्मद गोरी के आदर्श पर चलेगा, न कि किसी विदेशी आक्रांता के आदर्श पर देश चलेगा। देश चलेगा तो महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलेगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के आदर्शों पर चलेगा, सरदार पटेल के आदर्शों पर चलेगा, भगवान राम के आदर्शों पर चलेगा, गोहराज निषाद के आदर्शों पर चलेगा, सरदार पटेल के आदर्शों पर चलेगा, महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों पर चलेगा। आपको याद होना चाहिए, जब भगवान राम के मंदिर को बनाने की बात आई तो भूमि पूजन के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यह देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, यह देश तब तक एकता के बंधन में नहीं बनेगा जब तक चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों पर देश नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा, तब तक कहता रहूंगा जब तक 10 जून 2025 को मेला लगवा नहीं देते बहराइच में, तब तक हम इसकी बात करते रहेंगे, इसकी चर्चा करते रहेंगे। चलिए, राजनीति की तो बहुत बातें हो गई। ये बताइए कि अभी आपकी यंग एज है, युवा हैं आप, नेता हटा देते हैं, युवा से नेता हटा देते हैं, कुर्ता पजामा ही पहने रहते हैं, इसी तरह सोचते रहते हैं, या जीन्स टी शर्ट पहन के, स्पोर्ट शूज पहन के बच्चों को और वाइफ को लेके मूवी देखना और गाने सुनना एयरपॉड लगा के, मतलब इस तरह की, यानी कि यार दिमाग में सिर्फ राजनीति चलती रहती है। देखिए क्या है, ये मन का संकल्प है, हृदय का संकल्प है। राजनीति तो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि कैसे बेटर देन बेस्ट करना है। मैं जब पढ़ाई करने जाता था तो प्रार्थना होती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। इसके बाद दूसरा प्रार्थना होता था कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो यह सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन में उतार लिया। हम एकरे अलावा न जींसवो पहनीला, टी शर्ट भी पहनीला, और उसके बाद जब बिहवा में शेरवानी बोलते हैं वो कभी कभी पहन लेला। हमारी पत्नी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और पहली बात की वो पिक्चर बहुत कम देखती हैं। हम तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ऐसी वाइफ हमको मिली, ऐसी पत्नी मिली। वो पिक्चर मतलब एक पत्नियों का जो प्रेशर होता है पतियों पर, वो प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है भाई। मैं मस्त हूँ। हमारी पत्नी एकदम हमारे साथ कोऑपरेट करती हैं और सदैव साथ देती हैं। जहाँ मेरे पैर डगमगाते हैं तो वहाँ भी खड़ी रहती हैं। हमारा एक छोटा सा बेटा है, अभी मैं आपके पॉडकास्ट में आ रहा था तो हमसे कह रहा था हमारा बेटा कि पापा मत जाओ नहीं तो बहुत पिट्टी करूँगी। उनका नाम सुहेलदेव शुभम राजभर उर्फ कुशाग्र है। तो हमसे जब मैं नीचे उतरा, हमें थोड़ा सा आने में जो लेट हो गया था वो मेरे बेटे की ही वजह से हो गया। वो हमको पकड़ रखा था, पापा ऑफिस ना जाओ, पापा वहाँ ना जाओ, पापा वहाँ जाओगे तो बहुत पिट्टी करूँगी। अभी 2 साल के हैं, लेकिन उनका जो एक्स्ट्रा माइंड है वो माता रानी की कृपा से है और हमारी पत्नी के संस्कार से है। तो हमारी पत्नी समय भी नहीं मिल पाता है। जैसे आज मैं अपने समय को आपके लिए रखा था आज खाली, लेकिन अभी ऑफिशियल काम है तो थोड़ा सा अपने लिए मैं कम समय दे पाता हूँ। और हमारी पत्नी भी बहुत घूमने उमने पर इंटरेस्ट नहीं रखती हैं। जैसे होटल में खाना ये सारी चीज़ें वो कहती हैं कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। और क्योंकि एक अच्छे परिवार से हैं, हमारे ससुर जी गवर्नमेंट ऑफिसर रहे, बेसिक शिक्षा अधिकारी रहे, डिवाइस रहे, और उसके बाद संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा से रिटायर भी हुए। इसमें अटल आवासीय विद्यालय में भी हैं। तो एक अच्छे परिवार से हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब कभी अवसर मिलता है तो घुमा देता हूँ।
चलिए अच्छा, अब लास्ट है तो कुछ रैपिड फायर राउंड हो जाए। कुछ सवाल है। यूपी का सबसे सफल मुख्यमंत्री किसे देखते हैं? ऑप्शन है योगी जी, अखिलेश जी या बीएसपी सुप्रीमो मायावती। योगी जी। अच्छा ठीक है। यूपी का अगला सीएम कौन? ऑप्शन सुन लीजिएगा, योगी, अखिलेश, मायावती या ओपी राजभर। ओपी राजभर। मतलब ओपी 2027 में 2027 अब में अगला चुनाव- कब आएगा वो देखा जाएगा ना भाई। चलिए ये भी ठीक है। अच्छा, फेवरेट एक्टर कौन है? अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, शाहरुख खान या अक्षय कुमार। सनी देओल। ये तो ऑप्शन में ही थे। और मैं गदर उसको पसंद गदर करता हूँ। हाँ, मैं गदर पिक्चर देखा था, मैं गदर बहुत प्रभावित। घातक मैं जी। गदर पिक्चर देखा था, मैं बहुत प्रभावित होता। अच्छा, फेवरेट रंग कौन सा है? काला, सफेद, लाल या पीला? पीला। पीला मेरा फेवरेट कलर है। नेता ना होते तो क्या होते? कहीं ना कहीं समाज में अव्यवस्था, असंस्कार, अशिक्षा और जो जिसको हम लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, बेरोजगारी, चरम सीमा पर होती उसके खिलाफ लड़ रहे हो। है। अच्छा, धोनी, सचिन या कोहली? धोनी। हेलीकॉप्टर शॉट। सब लेजेंड पसंद है। चलिए ठीक है, तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। बहुत ज़बरदस्त चर्चा हुई राजनीति पे भी, अरविंद राजभर की जो पारिवारिक जीवन है उस पर भी, और इनको क्या क्या पसंद है उस पर भी। शानदार चर्चा, शानदार शख्सियत और शानदार सवालों के शानदार जवाब मिले। बहरहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में ओपी राजभर का कद और उनके बेटे जो राजनीति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अरविंद राजभर, अपनी पार्टी को नए मुकाम की ओर ले जा रहे हैं, दिन पर दिन पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से संघर्ष चल रहा है, और राजभर समुदाय जो है, जो इनका कोर वोट बैंक कह सकते हैं, जो इनका आधार कह सकते हैं, उसके लिए भी संघर्ष किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस बातचीत में इतना ही। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या मानना, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और आप अगला पॉडकास्ट किस शख्सियत के साथ देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोशिश रहेगी तो वो शख्सियत हमारे न्यूज़ रूम में ज़रूर मौजूद होगी। बहरहाल वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।